गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, चिकित्सा विज्ञान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत। आज मैं आप सभी के समक्ष ब्लैडर वेलनेस सीरीज के अंतर्गत प्रोस्टेट कैंसर, जो एक काफी इम्पोर्टेंट एंड कॉमन कैंसर है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हम सभी जानते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रोस्टेट एंड कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। आखिर इस प्रोस्टेट कैंसर को जानना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको जो भी अपडेटेड डाटा है उसके अकॉर्डिंगली, रिसर्च के अकॉर्डिंगली बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट कैंसर इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स कि पूरी दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, एंड इट इज ऑल्सो द फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैंसर मोर्टेलिटी। तो कैंसर से होने वाली मृत्युओं का ये पांचवा मुख्य कारण है। ये तो बात है पूरे वर्ल्ड की। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो इट इज द मोस्ट कॉमन नॉन क्यूटेनियस कैंसर इन द मैन, एंड इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टेलिटी। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी यह कैंसर काफी कॉमन है। आखिर प्रोस्टेट क्या है? तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो मूत्राशय के नीचे, यह मूत्राशय है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे और मलाशय के आगे होती है। यह मूत्र नालिका के प्रारंभिक भाग के इर्द गिर्द मौजूद होती है और इसका काम है वीर्य का भाग बनाना। दैट इज द पार्ट ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड। वो शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में काम करता है। तो यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। इसका आकार अखरोट के आकार के बराबर होता है और वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट 20 सीसी होता है। तो वी नो व्हाट इज द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है? अब कैंसर क्या है, इस वर्ड से सब लोग परिचित होंगे। आखिर कैंसर क्या होता है? हम काफी कॉमनली सुनते हैं कि हाँ, हमारे इस रिलेटिव को कैंसर हुआ है, हमारे इस फ्रेंड को कैंसर है। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, सेल से, और उन सेल्स की प्री डिटरमाइंड लाइफ स्पाइन होता है कि हाँ, उस लाइफ स्पान के बाद सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। बट इस बैलेंस को, सेल का यह बैलेंस जब गड़बड़ा जाता है तो सेल ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो ये सेल साइकिल, जो सेल ब्रेक है, यह फेल होने के बाद सेल कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द जीन दैट रेगुलेट द सेल साइकिल्स। एक तरह के जीन है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। दूसरे हैं ओंकोजीन्स, जो ट्यूमर को बढ़ाते हैं। तो जब ओंकोजीन्स की फंक्शनैलिटी ऊपर हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड ट्यूमर सप्रेसर की कम हो जाती है, तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है एंड कैंसर डेवलप करता है। तो यह हमारे शरीर में होने वाली अनियंत्रित एंड असामान्य रूप से होने वाली कोशिकाओं में वृद्धि को कैंसर कहते हैं। तो वी हैव डिस्कस व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर। आखिर यह प्रोस्टेट कैंसर कितना कॉमन है? प्रोस्टेट कैंसर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% ऑफ द ऑल कैंसर्स। ओके, so how we can diagnose the prostate cancer? So what are the symptoms? What are the etiological factors? So coming to the etiological factors, आखिर प्रोस्टेट कैंसर के कारण क्या है? वैसे तो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत सारा रिसर्च एंड लिटरेचर उपलब्ध है, बट स्टिल किसी भी कारण को पिन पॉइंट करना कि हाँ, यह कारण है तो इस आदमी को कैंसर होगा या उसको नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो देर आर वेरियस इटियोलॉजी लाइक एज। प्रोस्टेट ही एक ऐसी ग्रंथि है शरीर में जो एज बढ़ने के साथ साथ जिसका साइज बढ़ता जाता है। अदरवाइज शरीर के सब ऑर्गन्स धीरे धीरे फंक्शनैलिटी में और साइज में कम होते जाते हैं। तो एज बढ़ना, जनरली मोर देन 65% ऑफ द कैंसर्स आर फाउंड अबव 60 और 70 ईयर्स ऑफ द एज। तो एज एक मुख्यतः कारण है। और कारण है जैसे जेनेटिक कॉज और फैमिलियल हिस्ट्री। देयर आर सम जीन्स
जिनमें म्यूटेशन की वजह से, जैसे ब्रेका जीन्स हैं, मेनली ब्रेका 2, ATM जीन्स हैं, या HHR ट्यूमर रिकम्बिनेशन रिपेयर जीन है, P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ऐसे जीन्स में जब म्यूटेशन होती है तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ सिंड्रोम्स भी हैं, लिंच सिंड्रोम, या फिर फैमिलियल हिस्ट्री, घर में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या और कोई पॉजिटिव कैंसर की हिस्ट्री है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की। रिगार्डिंग प्रोस्टेट कैंसर, जैसे हमारे फादर को है या ग्रैंड फादर को है, पिताजी को, दादाजी को, बेटे को, इनमें से किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर है तो किसी एक मेंबर में है तो अप्रोक्सीमेट 1.8 टाइम्स रिस्क होता है, रिलेटिव रिस्क डबल हो जाता है रिस्क, कहें तो हम दो दो रिलेटिव्स में प्रोस्टेट कैंसर पॉजिटिव है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 टाइम्स। अगर 3 मेंबर्स को प्रोस्टेट कैंसर है तो रिस्क इज अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स। दो मोस्ट ऑफ द कैंसर आर स्पोरेडिक, हम नहीं बता सकते कि इस पेशेंट को कैंसर हो गया, इस मनुष्य को कैंसर हो गया, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द कैंसर आर हेरिडिटरी कैंसर। So we have discussed age, genetic, familial factors. Other factors are race or ethnicity. So okay, we were discussing the etiology. आखिर प्रोस्टेट कैंसर के क्या कारण हैं? तो हमने एज, फैमिलियल एंड जेनेटिक कॉजेज के बारे में डिस्कस किया है। बात आती है रेस एंड इथनिसिटी, तो ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है, एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वहां पे इसकी प्रिवेलेंस कम है। नाउ कम टू डाइटरी फैक्टर्स। सो डाइट जिसमें फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फाइबर्स की मात्रा कम होती है, दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू कैंसर, उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और जैसे एनिमल फैट है या जिनकी फैटी डाइट है, फ्राइड फूड है, उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। एक जैसे हम टोमेटो है, टोमेटो में लाइकोपिन ई होता है, तो मेनली कुक टोमेटो में दैट इज एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर, वो प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है। देयर आर अदर मिनरल्स लाइक सेलेनियम, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, they are also helpful in preventing prostate cancer. There is also weak association of alcohol and smoking with prostate cancer. तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल इनटेक है जिनका, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। अदर इटियोलॉजिकल फैक्टर इज कैडमियम एक्सपोजर। तो ऐसे पुरुष जो पेंट इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अदर फैक्टर्स आर जिनमें एचपीवी इन्फेक्शन है, गोनोरिया इन्फेक्शन है, दे आर ऑल्सो प्रेडिस्पोज्ड। सो वी हैव डिस्कस द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, आखिर प्रोस्टेट के कैंसर होने के क्या कारण है। अब हम आते हैं आखिर प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या हैं, आखिर इसके क्या संकेत हैं जिससे हमें पता चले प्रोस्टेट कैंसर है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, यह मूत्र नालिका को कंप्रेस करता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत होना, पेशाब का रुक रुक कर होना, पेशाब होने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब होना, पेशाब करने के लिए पेट से जोर लगाना, बार बार पेशाब जाना, खुलकर पेशाब ना होना, रात में बार बार पेशाब जाना, पेशाब पर नियंत्रण का खोना या पेशाब कपड़ों में हो जाना, या फिर कभी कभी पेशाब का रुक जाना। तो ये सब पेशाब से संबंधित समस्याएं हैं, या फिर पेशाब में जलन होना। अदर सिम्टम्स आर लाइक पेशाब में खून का आना, प्रोस्टेटिक हेमेचूरिया, या फिर वीर्य में खून का आना, हेमेटोस्पर्मिया, या फिर वीर्य निकलने में पेन का होना, पेनफुल इजैकुलेशन। So these are also other symptoms that suggest there is some pathology related to the prostate. हाँ, अगर प्रोस्टेट कैंसर की वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ता है,
वो यूरेटर को कंप्रेस करते हैं लिम्फ नोड्स कंप्रेशन की वजह से या यूरेट्रिक ऑरिफिस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो कुछ पेशेंट्स किडनी फेल्योर की तरह से भी प्रेजेंट करते हैं, उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनमें भूख ना लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, शरीर में खुजली होना, तो दीज आर ऑल्सो अदर सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स जैसे हर कैंसर में होते हैं, भूख ना लगना, वेट कम होना, ये सब भी सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जनरली बोन्स में फैलता है, मेनली पीछे वाली बैक बोन, तो पीछे कमर में दर्द होना या और हड्डियों में दर्द होना, या फिर धीरे धीरे उसकी वजह से स्पाइनल नर्व कंप्रेशन होता है, तो पैरों में कमजोरी आना, झुंझुनी आना, ये सब प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो आखिर किसी भी पेशेंट को, जैसे हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम्स है, यूरिन में रुकावट है, तो वो प्रोस्टेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर ब्लैडर से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड, बट आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट से रिलेटेड। तो प्रोस्टेट से मुख्यतः 3 संबंधित बीमारियां, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन, प्रोस्टेट कैंसर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो तीनों में ये सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर हम पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में पूछते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे पेशाब की जांच कराना, यूरिन रूटीन कल्चर, दैट इज यूरिन का इंफेक्शन रूल आउट करने के लिए, या फिर अल्ट्रासाउंड कराना देखने के लिए कि कहीं किडनी ब्लैडर वगैरह में कोई स्टोन तो नहीं है, या फिर किडनी में कोई बैक प्रेशर चेंजेस, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, या फिर प्रोस्टेट में जो कोई गांठ तो नहीं है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं, पीवीआर वगैरह। उसके बाद जो प्रोस्टेट कैंसर से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उसमें एक आता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें हम मरीज के मलाशय में उंगली डालकर प्रोस्टेट का साइज, उसमें नोडुलरिटी, उसके बारे में चेक करते हैं। अगर प्रोस्टेट हार्ड है, नोडुलरिटी है, तो दैट सजेस्ट प्रोस्टेट कैंसर। सो देर आर अप्रोक्सीमेट 15 to 20% कैंसर जिसमें पीएसए नॉर्मल होता है, बट डीआरई दैट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। तो यह भी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट टेस्ट है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सबने सुना होगा कि हाँ हमारे इस रिलेटिव में पीएसए का लेवल हाई है या कम है। आखिर है क्या ये? पीएसए एक रक्त का टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है। यह एक एंजाइम है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो प्रोस्टेट से निकलता है। इसका लेवल एज के साथ बढ़ने के साथ साथ इसका लेवल भी बढ़ता है, पर हमें यह समझना होगा, ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर में ही पीएसए का लेवल बढ़ता है। प्रोस्टेट से संबंधित और बीमारियां जैसे प्रोस्टेटाइटिस है, बीपीएच है, प्रोस्टेटिक एब्सेस है, या फिर प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, इजैकुलेशन के बाद, कैथेटराइजेशन के बाद भी पीएसए का लेवल बढ़ सकता है। सो पीएसए इज organ specific marker, that is prostate specific marker, not prostate cancer specific. पीएसए बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है उसे प्रोस्टेट कैंसर है। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। आखिर इसका नॉर्मल लेवल क्या है? जनरली हम 4 नैनोग्राम पर एमएल तक नॉर्मल लेवल मानते हैं। दो नॉर्मल लेवल भी डिपेंड करता है प्रोस्टेट पेशेंट की एज क्या है, प्रोस्टेट का साइज क्या है। अगर पेशेंट यंग एज है लाइक 40-50 इयर्स, तो उसमें it will be around less than 2, normal level will be around less than 2, but if age is around 80 and prostate size is also big like 80 to 100, then even 5 to 6 nanogram will be normal level of the PSA. Okay, तो if PSA is increased, PSA बढ़ा हुआ है, 4 से ऊपर है, तो हम उसमें जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो मेरा प्रोटोकॉल है, जनरली वी ऑलवेज रिपीट। अगर वो फिर भी बढ़ा हुआ आता है तो या तो हम डायरेक्टली प्रोस्टेटिक बायोप्सी के लिए जा सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर का पता करने के लिए, जैसे 10 से ऊपर है या 20 से ऊपर है, तो हम डायरेक्टली प्रोस्टेटिक बायोप्सी करते हैं। मैं बताऊंगा प्रोस्टेटिक बायोप्सी होता क्या है। अगर ये ग्रे जोन में है 4 to 10, देन if there is UTI component, urine infection का component भी है, then we give trial of antibiotics. अगर ये कम होता है then it's okay, otherwise we can also go for multiparametric MRI prostate. MRI प्रोस्टेट में हम देखते हैं प्रोस्टेट में कोई नोडुलैरिटी है, कोई गांठ है क्या प्रोस्टेट में,
इसे हम पिराट स्कोरिंग होती है उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं गांठ को, जो भी नोडुलैरिटी होती है, पिराट्स 1 to 5. If it is 3 or more than 3, then it is mainly suggestive of prostate cancer and we always advise prostate biopsy. तो उन केसेस में prostate biopsy करनी है. 1 or 2 है then we can leave, तब हम उसे छोड़ सकते हैं. तो अब आते हैं प्रोस्टेटिक बायोप्सी. प्रोस्टेटिक बायोप्सी मीन्स प्रोस्टेट के टुकड़ों की जांच करना. आखिर हम ये लेते कैसे हैं? तो हम मलाशय के थ्रू एक अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं और उससे प्रोस्टेट के डिफरेंट हिस्सों से 12 टुकड़े लेते हैं, 6 लेफ्ट साइड 6 राइट साइड, और उन नमूनों को हम जांच के लिए भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं कि उनमें कैंसर सेल्स हैं या नहीं. कैंसर है तो किस टाइप का है? जनरली मोर देन 95% आर एडिनोकार्सिनोमा. फिर कैंसर है तो उसका ग्लीसन स्कोर क्या है, पेरिन्यूरल इन्वेजन है या तो नहीं है, सारी कोर्स में कैंसर है या नहीं है. तो ये सब चीजें हम देखते हैं बायोप्सी में. प्रोस्टेट बायोप्सी फिंगर गाइडेड भी की जा सकती है. ट्रस्ट बायोप्सी के अलावा दो ट्रस्ट बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, या तो हम फिंगर डाल के भी बायोप्सी ले सकते हैं. तीसरा है हम फ्यूजन बायोप्सी ले सकते हैं, जिनमें एमआरआई में कुछ टारगेट लीजन है, गांठें हैं, उनमें हम 12 कोर्स ट्रस्ट गाइडेड लेते हैं और 2 कोर्स टारगेटेड बायोप्सी वी कैन टेक. अदर वी कैन ऑल्सो टेक ट्रांसपेरिनियल प्रोस्टेटिक बायोप्सी. तो आखिर प्रोस्टेटिक बायोप्सी पे डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद प्रोस्टेट कैंसर, देन वी गो फॉर स्टेजिंग. हमें स्टेज करनी पड़ती है. आखिर प्रोस्टेट कैंसर किस स्टेज पे उस पेशेंट में, उसी के अनुसार सारा इलाज डिपेंड करता है. तो अगर पीएसए मोर देन 20 है, देन वी एडवाइज बोन स्कैन और पीएसएमए पेट स्कैन. आखिर बोन स्कैन क्या है? बोन स्कैन में हम कुछ इंजेक्शन देते हैं पेशेंट्स को, रेडियो आइसोटोप्स, एंड उसके बाद उसके शरीर की सारी हड्डियों की जांच करते हैं, कहाँ पे अपटेक ज्यादा है. जहां पे अपटेक ज्यादा है दैट इज सजेस्टिव ऑफ बोन मेटास्टेसिस, मतलब उसके शरीर में भी बीमारी फैली हुई है. ऐसे ही हम पीएसएमए पेट स्कैन करते हैं. वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है बट वो सेंसिटिव भी ज्यादा है, वो ज्यादा केसेस को पिकअप करता है. वो बोन्स के साथ साथ और किसी ऑर्गन्स में, लीवर में, लंग्स में और कहीं भी मेटास्टेसिस है उसको भी डिटेक्ट करता है पीएसएमए पेट स्कैन. सो बेस्ड ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस, ये सब जांचें करने के बाद हम उसकी स्टेज पता करते हैं, दैट इज TNM. टी मीन्स ट्यूमर स्टेज, दैट इज बेस्ड ऑन DRE, मतलब वो फिंगर की जांच करने के बेस पे होती है टी स्टेजिंग. CT MRI ऑल्सो हेल्प्स इन दैट, पेट का CT और MRI. एंड स्टेजिंग, उसमें हम लिम्फ नोड्स देखते हैं कि प्रोस्टेट के पैल्विक लिम्फ नोड्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं है. M स्टेजिंग में हम मेटास्टेसिस देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर शरीर में फैला हुआ है या नहीं. उसके बाद ये सब स्टेजिंग करने के बाद हम प्रोस्टेट कैंसर को क्लासिफाई करते हैं रिस्क, कि इस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर लो रिस्क का है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है. तो यह हम स्टेजिंग के बेसिस पे, PSA के बेसिस पे, ग्लीसन स्कोर के बेसिस पे, इनके बेसिस पे हम रिस्क क्लासिफिकेशन करते हैं. तो हमें यह समझना है कि प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ और कैंसर या कुछ बीमारियां होती हैं कि हाँ यह कैंसर है तो ये ट्रीटमेंट दे दी, ऐसा नहीं है. प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ही हेटेरोजेनियस है. तो इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर्स. आखिर पेशेंट की परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट में और क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं और कोई बीमारियां हैं, आखिर पेशेंट सर्जरी या रेडियोथेरेपी सहन या बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, या फिर ट्यूमर से रिलेटेड फैक्टर, कैंसर कौन सी स्टेज का कैंसर है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है. तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए, या फिर ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस कैसी हैं, हीमोग्लोबिन कैसा है, लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे हैं, इनके बेसिस पे हम हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज एंड कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि 10 पेशेंट हैं जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर है सबका ट्रीटमेंट सेम होगा, नहीं. हम सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए जो बेस्ट होता है पेशेंट के लिए, जिसमें पेशेंट को फायदा ज्यादा हो और साइड इफेक्ट कम, वैसी ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं. ओके, सो नाउ वी कम टू द व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट. आखिर हमारे पास क्या क्या उपचार के निदान और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. तो प्रोस्टेट, या तो प्रोस्टेट
प्रोस्टेट तक सीमित है, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर, या फिर प्रोस्टेट के बाहर उसे लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, या फिर पूरे शरीर में फैला हुआ है तो मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर। सो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? इसमें बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। वन इज वॉचफुल वेटिंग और एक्टिव सर्विलेंस, दैट इज सतर्क रहना। अदर ऑप्शन इज सर्जरी एंड लास्ट ऑप्शन इज रेडियोथेरेपी। एक्टिव सर्विलेंस में क्या है? सतर्क रहना। इसमें बेसिकली हम इंतजार करते हैं कि यह बेसिकली जिनमें लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है उनमें यूज होता है, एंड पेशेंट इज फिट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 10 to 15 ईयर्स। पेशेंट 10 से 15 साल मिनिमम रहेगा, अभी जिंदा रहेगा, वो पेशेंट फिट है, उनमें हम एक्टिव सर्विलेंस कर सकते हैं। क्यों? प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, जनरली इसमें पेशेंट 10, 15, 20 ईयर्स तक भी लाइव रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो अगर पेशेंट का कैंसर लो रिस्क है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो वी कैन कीप पेशेंट ऑन एक्टिव सर्विलेंस। उसमें हम पेशेंट की जांचें करते हैं कुछ, जैसे पीएसए 6 मंथली करते हैं, डीआरई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन 1 ईयरली करते हैं, and if required we do MRI, and on the basis of PSA, DRE and MRI, इन सब के बेसिस पे we can do prostatic biopsy if required। एंड जब भी हमें लगता है इन सब में के बेसिस पे प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ रहा है, तो हम उसी टाइम उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज सर्जरी और रेडियोथेरेपी। अदर ऑप्शन इज वॉचफुल वेटिंग। यह भी बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, पर इसमें हमारा इंटेंट क्यूरेटिव नहीं है, पैलिएटिव है। इसमें ऐसे पेशेंट जो मान लो 80 ईयर्स का पेशेंट है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, पेन की ट्रीटमेंट करना है या जो भी। तो दैट कम्स वॉचफुल वेटिंग। थर्ड ऑप्शन इज सर्जरी। यह सबसे असरदार तरीका कह सकता हूं मैं है लोकलाइज कैंसर में। दो लिटरेचर और ट्रायल सजेस्ट सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी आर ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों के सर्जरी और रेडियोथेरेपी मींस सिकाई के रिजल्ट्स बराबर हैं, बट सर्जरी में हम प्रोस्टेट कैंसर, जिस गदूद में कैंसर, उसे बाहर निकाल देते हैं। ये हम ओपन तरीके से भी कर सकते हैं, चीरा लगाकर, पर आजकल लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक्स के तरीके भी उपलब्ध हैं। सो आजकल मोर देन 80 to 95% ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी, दैट इज रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, आर डन बाय रोबोटिक अप्रोच। सो ऐसे पेशेंट जो फिट पेशेंट हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 to 15 ईयर्स है, तो ऐसे पेशेंट में, और पेशेंट मेनली इंटरमीडिएट और हाई रिस्क का है पेशेंट, तो उनमें हम सर्जरी के रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं। अदर ऑप्शन इज रेडियोथेरेपी, मीन सिकाई करना। इसमें हम प्रोस्टेट को नहीं निकालते हैं, इसमें हम बाहर से किरणें देके प्रोस्टेट कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं किरणें देकर। इसके भी 2-3 ऑप्शन हैं, या तो हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं बाहर से किरणें देकर, या फिर ब्रैकीथेरेपी, मींस हम प्रोस्टेट में कुछ सीड्स इंप्लांट कर देते हैं, टेम्पररी और परमानेंट, जैसे आयोडीन है, इरिडियम है, सीजियम है। वो धीरे धीरे किरणें छोड़ते हैं और प्रोस्टेट का आकार सिकुड़ता है, प्रोस्टेट कैंसर सेल्स नष्ट होती जाती है। हाँ, बट इन सब ट्रीटमेंट्स के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं अपने अपने, जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट को सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, वुंड इन्फेक्शन है, हिमैचूरिया है, ब्लड रिक्वायरमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर पेशाब का टपकना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर। सो दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। ऐसे ही रेडियोथेरेपी में भी कॉम्प्लिकेशन है, उसमें आंतों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, उल्टी होना, लूज मोशन होना, या फिर पेशाब में ब्लड आना, लैट्रिन में ब्लड आना, ये सब कॉम्प्लिकेशन रेडिएशन में भी, या फिर दूसरे किसी कैंसर का बनना। तो ये तो बात हुई लोकलाइज कैंसर की, जिसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शंस थे, एक्टिव सर्विलेंस, वॉचफुल वेटिंग, सर्जरी एंड रेडिएशन। बात आती है लोकली एडवांस कैंसर की। इसमें प्रोस्टेट का कैंसर प्रोस्टेट से बाहर होता है, चाहे सेमाइनल वेसाइकल उसके आसपास वाले ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन एक्टिव सर्विलेंस का ऑप्शन ऐसे केसेस में नहीं होता है, या वर्चुअल। ऐसे में या तो हम सर्जरी कर सकते हैं या फिर रेडिएशन दे सकते हैं।
वो भी पेशेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है। और उसके बाद वी कैन गिव एडजुवेंट हार्मोनल थेरेपी, और ऐसे में हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं। आखिर हार्मोन थेरेपी क्या है? हार्मोन थेरेपी में प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है पुरुषों में, उसके कारण प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। तो अगर जिस वजह से प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है हम उसी की सप्लाई कट ऑफ कर दें तो धीरे धीरे प्रोस्टेट कैंसर श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम हार्मोनल थेरेपी में हम टेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं, या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं जो प्रोस्टेट में बनता है। इसके भी 2-3 ऑप्शन है। तो हम बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी कर सकते हैं, जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनको निकाल सकते हैं, तो उसका असर तुरंत विद इन 10 to 15 आवर्स आ जाता है, वो पेशेंट हैव इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स। या फिर हार्मोनल थेरेपी के कुछ एजेंट्स हैं, वो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सो लोकली एडवांस में या तो हम सर्जरी करें या रेडिएशन करें, साथ में हम हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क है तो 6 मंथ, हाई रिस्क है तो अप्रोक्सीमेटली 3 years, 2-3 years। बात आती है मेटास्टेटिक कैंसर की। अगर प्रोस्टेट कैंसर शरीर में फैला हुआ है, ऐसी केसेज में हमारा गोल ये नहीं है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर को बाहर निकालना है, प्रोस्टेट को बाहर निकाल दें। उससे पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि कैंसर ऑलरेडी शरीर में फैला हुआ है। तो ऐसे में हमारा गोल रहता है कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट, या बेसिकली उस पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाना, पेशेंट ज्यादा साल जिंदा रहे, उसकी सफरिंग्स कम हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। तो ये सब मोटो रहते हैं हमारे मेटास्टेटिक कैंसर्स में। तो जैसे मैंने बताया, इसका सबसे मेन जो ऑप्शन है हमारे पास मेटास्टेटिक कैंसर में, वो है हार्मोनल थेरेपी। उसके ऑप्शन है या तो बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी, दोनों टेस्टिस को निकाल देना है, सबसे सस्ता और सरल उपाय है, में सबसे ज्यादा यूज होता है। यह बेसिकली आज से 8 डिकेड्स पहले आया था, अप्रोक्सीमेट 1940 और 42 में। चार्ल्स अगिन एंड हॉज, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, ये डिस्कवर करने के लिए हम ऑर्किडेक्टमी करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, यह आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, इसके कुछ इंजेक्शन आते हैं आजकल मार्केट में, उनका असर भी सेम होता है जैसे बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी का होता है। उसमें आते LHRH एगोनिस्ट हैं, जैसे ल्यूप्रोलाइड है। ये इंजेक्शन हमें रेगुलरली इंटरवल पे लेना पड़ता है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथली या 6 मंथली इंटरवल पे। यह थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसके साथ यही प्रॉब्लम है, और इसका असर आने में कुछ 2-3 हफ्ते लगते हैं। बात आती है LHRH एंटागोनिस्ट की, जो इंजेक्शन है, इनका फायदा यह है कि इनका असर तुरंत 2-3 दिन में आ जाता है, बट ये रिलेटिवली मोर कॉस्टली है, ये और ज्यादा कॉस्टली है LHRH एगोनिस्ट इंजेक्शन के कंपेयर में, जैसे सेट्रोलिक्स है, डाइगारेलिक्स है। और यह हमें स्टार्टिंग में 240 mg देना पड़ता है डाइगारेलिक्स, फिर हम 80 mg मंथली दे सकते हैं। यह मंथली रिक्वायर होता है इंजेक्शन, और सबक्यूटेनियस देना पड़ता है। तो बेसिकली जिन पेशेंट में प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम है, रुकावट वाले, जैसे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या रिटेंशन है, या फिर स्पाइनल नर्व कंप्रेशन है, पीछे नसों पे कंप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से कमजोरी है, तो ऐसे केसेस में हम या तो LHRH एंटागोनिस्ट प्रेफर करते हैं या फिर ऑर्किडेक्टमी, जिनका असर तुरंत आता है। क्योंकि LHRH एगोनिस्ट में थोड़ी सी देर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, इसके लिए हमें बाइक्लोटामाइड देना पड़ता है 2-3 वीक्स के लिए एटलीस्ट। सो बेसिकली व्हाट आर अदर ऑप्शन? तो जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर मेटास्टेटिक हार्मोन सेंसिटिव होता है, बट हाँ, धीरे धीरे सारे कैंसर कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट होते जाते हैं, और हार्मोन का असर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। उन्हें हम हार्मोन रिफ्रैक्टरी प्रोस्टेट कैंसर भी कहते हैं। तो अदर देन इनके हमारे पास और भी काफी ऑप्शंस हैं, जैसे एबेराटेरोन ड्रग आती है एक, यह प्रोस्टेट टेस्टिस के अलावा भी हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल में बनता है, या फिर थोड़ा बहुत स्किन, लीवर में भी बनता है।
तो इसके लिए हम बाइक्लोटामाइड देते हैं, और एबेराटेरोन 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है, 1720 लाइज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे एड्रिनल में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन कम होता है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। यह दोनों हार्मोन सेंसिटिव और रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर दोनों में दे सकते हैं। अदर ड्रग्स आर एंजुलुटिमाइड, वो भी इन सब मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में यूजफुल है। अलावा हमारे पास हार्मोन थेरेपी के अलावा भी उसमें है हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो हर किसी ने सुना होगा, मोस्टली काफी कैंसर्स में यूज होती है। तो अगर पेशेंट फिट है, मेटास्टेटिक कैंसर है और कीमोथेरेपी के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, देन वी आल्सो गिव कीमोथेरेपी इन मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें शरीर में कैंसर फैला हुआ है। तो इसमें हम डोसीटैक्सिल बेस्ड कीमोथेरेपी देते हैं। इसमें हर 3 हफ्ते पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद पेशेंट को असेस करते हैं। अदर एजेंट्स आर लाइक कार्बेजीटैक्सिल, मेटोजेंट्रॉन। So we have discussed hormonal therapy, we have discussed chemotherapy in metastatic prostate cancer. हाँ, अगर पेशेंट इनके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? तो उसके बाद भी देयर आर लेटेस्ट ड्रग्स लाइक इम्यूनोथेरेपी, जिसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। एंड देयर आर ड्रग्स लाइक PARP इनहिबिटर, पॉली एडिपोराइबोज फॉस्फेट इनहिबिटर्स, उसमें ओलापेरिब, रुकापेरिब। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो पेशेंट के ट्यूमर स्टेज को देखते हुए, उसकी परफॉर्मेंस स्टेटस को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं उसे क्या देना है। तो ये तो हुआ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो इससे पहले मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं व्हाट इज टेक होम मैसेज, आखिर हमने आज इससे क्या सीखा, हमारा टेक होम मैसेज क्या है? प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है, जैसे हमने देखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। यह बहुत कॉमन है, बट यह बहुत स्लो ग्रोइंग ऑल्सो है, इट इज स्लो ग्रोइंग ट्यूमर। सो देयर इज अ वन क्वेश्चन बाय चंदन सिंह, are there any chances of the recurrence of prostate cancer after treatment? Definitely there are chances of recurrence, so it depends on the stage, prostate cancer ki stage kya hai and what treatment he has received. So if he has received surgery like radical prostatectomy and there is recurrence, then we can give radiation therapy and hormonal therapy to that patient. And if he has already received radiotherapy, then we can offer salvage radical prostatectomy. So obviously there are chances, but close follow-up with monitoring with serum PSA, and if required with MRI prostate or bone scan or PSMA PET scan can reduce the chances of the recurrence. There is one question by Rani Kumari. Can prostate cancer change to colon cancer? No, it's not. Obviously, prostate and colon are totally different. So prostate cancer cannot convert to colon cancer. Though some studies have showed treatment of the prostate cancer, that is androgen deprivation therapy, can increase the risk of colon cancer in up to 3% patients. But prostate cancer cannot convert into the colon cancer. There is one question by Bipin Gupta. Am I more likely to get the prostate cancer if my father had it? Obviously, if your father had the prostate cancer, there are more chances you will have prostate cancer. As I already told in my talk, जैसे मैंने बताया कि there is one first degree relative is having prostate cancer. जैसे पापा को या किसी के बेटे में प्रोस्टेट कैंसर है तो इसका रिस्क approximate 1.8 times relative risk बढ़ जाता है. Manoran is asking what are the advanced treatment for the prostate cancer? So there are a lot of advances in the prostate cancer. I will say there are maximum advances in uro-oncology has occurred in prostate cancer. So there are latest drugs like abiraterone, enzalutamide, darolutamide, apalutamide, PARP inhibitor like olaparib,
रुकापेरिब और इम्यूनोथेरेपी, ये सब एडवांसेज हैं प्रोस्टेट कैंसर में, खासकर मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में. एंड इवन देयर आर एडवांसेज इन कीमोथेरेपी लाइक cabazitaxel. So there are a lot of advances in the prostate cancer. So there is next question by Uttara Roach. What are the causes of prostate cancer? आखिर प्रोस्टेट कैंसर के कारण क्या है, यह मैंने ऑलरेडी बताया स्टार्टिंग में, बट फिर से मैं बताना चाहूंगा. देर आर एज का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, या फिर जेनेटिक या फैमिलियल कोज, घर में किसी को कैंसर है, या फिर अदर फैक्टर्स लाइक इथनिसिटी, रेस, विच कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा रिस्क रहता है, या फिर हमारे लाइफ स्टाइल फैक्टर हैं, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, या डाइट रिच इन फैट जिसमें फैटी डाइट है, या फिर लेस इनटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर कैडमियम एक्सपोजर, एचपीवी, गोनोरिया एक्सपोजर. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर. There is next question by Bipin Gupta. Where can prostate cancer spread to? Prostate cancer generally bones में फैलता है. बोन्स भी पीछे वाली बैक बोन्स, वर्टिब्रल बोन्स में, या फिर हिप बोन्स में. तो by hematogenous route, bony metastasis is the most common site of the, though it can also spread to lungs, brain. There is one question by Ashish. After operating prostate cancer, do patients have chances of recurrence? Obviously, patient can have recurrence after radical prostatectomy. अगर पेशेंट ने सर्जरी कराई है रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, तो देर आर चांसेस ऑफ द रिकरेंस. ये डिपेंड करता है प्रोस्टेट कैंसर कौन सी स्टेज में है, कौन सी रिस्क कैटेगरी में है, उसका ग्लीसन ग्रेड क्या है, पीएसए कैसा है, मार्जिन पॉजिटिव है या नहीं. तो ये सब फैक्टर हैं जो रिकरेंस को डिटरमाइन करते हैं. तो अगर रिकरेंस है तो हम रेडिएशन या एंड्रोजन डेप्राइवेशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं. There is one more question by Sanjay Kumar. Each prostate cancer patient suffers sexual problems also. Yes, prostate cancer patient can face sexual problems. Symptoms can be there like hematospermia, वीर्य में ब्लड का आना, या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर प्रोस्टेटिक सर्जरी लाइक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या रेडिएशन के बाद approximate 50% of the patients have erectile dysfunction, erection में जिन्हें प्रॉब्लम रहती है. Though there are a lot of options available for treatment. We have 5-alpha phosphodiesterase inhibitor like tadalafil for sexual problems. What are the chances that one will have other urinary or rectal problems? Yes, if prostate cancer has spread to, like prostate cancer has involved the rectum, then obviously there will be the symptoms of rectal compression. पेशेंट को लैट्रिन पास करने में दिक्कत होगी, स्टूल पास करने में, या फिर प्रोस्टेट कैंसर ने यूरेट्रिक ऑरिफिस या किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस हैं, तो उसे किडनी फेल्योर के सिम्टम्स हो सकते हैं. So it depends on the stage. If cancer is locally advanced, there will be symptoms related to the other organ involvement. Chandan Singh, is prostate cancer genetic? Yes, genetic is the most important factor. That play roles in etiology. So there are various genes like tumor suppressor genes, P53, या retinoblastoma gene, या BRCA1 और BRCA2 genes, या ATM genes. तो ये सब genes हैं जिनमें अगर म्यूटेशन है तो that patient or that family have more chances of the prostate cancer. So I think that was the question session. Now I thank you everyone.